हेलो फ्रेंड्स, आई एम इसरार अहमद और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। इसके पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, उनकी पावर के बारे में। आज हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इसमें कितनी बॉडीज़ होती हैं, इनकी अलग अलग पावर क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, पार्लियामेंट क्या होता है? अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में हम इनको दो तरह से मैंने कैटेगराइज किया गया है। पार्लियामेंट में आपका स्टेट यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर में हम स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा कि आपका इंडिया में दो तरह की पावर एग्जिस्ट करती है, एक तो स्टेट से और एक आपका जो है पार्लियामेंट से, एक आपका यूनियन गवर्नमेंट। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं। फेडरल सिस्टम में अब इसमें कहीं कहीं अब अकॉर्डिंग टू फेडरल सिस्टम आपका यूनियन गवर्नमेंट में कुछ पावर जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट की होती है, कुछ चीज़ों पे कानून बनाने का अधिकार जो है यूनियन गवर्नमेंट का होता है, और कुछ चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार आपका स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरी के अंदर में स्टेट आते हैं उन पे जो लॉ एंड ऑर्डर की पावर जो होती है वो उसमें जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की होती है। तो इस तरह से दो तरह की गवर्नमेंट जो है मिलके काम करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो पार्लियामेंट की इसमें बहुत अहम भूमिका है, ये फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है। तो चलिए देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इट इंक्लूड एज़ पर आर्टिकल 79, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इसका जो एक्सप्रेशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 379 में दिया गया है। अब पार्लियामेंट किस तरह से बनता है? वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। उसके बाद हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तीन चीज़ मिलके क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, और इन्हीं से जो हमारे देश में जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी फंक्शन हैं वो यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। कोई भी लॉ है या कोई भी आपका इमरजेंसी प्रोविज़न है या कुछ भी आपको अपने देश में इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से आपकी इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, प्रेसिडेंट की पावर कितनी होती है, किस तरह से प्रेसिडेंट वर्क करता है। अब एक तरह से और देख लीजिए कि दो तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, और ऐसी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एक आपका प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और एक आप द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हैव रियल पावर, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट क्या होता है? ओनली नॉमिनेटेड हेड ऑफ स्टेट होता है। लेकिन जो देश को चलाने का काम होता है, देश में कौन कौन सी चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शन काम करते हैं। अब आइए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा आल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपुल एंड द लोअर हाउस। लोकसभा को ही हम लोअर हाउस कहते हैं और इसी को हाउस ऑफ द पीपुल भी कहते हैं क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के अपने अपने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ से इनकी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ से ये नॉमिनेट होते हैं और वहाँ से ये चुन के आते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 552 है, जिसमें से 550 इलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें से 550 और 530 आपके स्टेट से आते हैं, 20 आपके यूनियन टेरिटरी से, और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो उसके बाद प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो आपकी है, जो इस बार जो लोकसभा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसमें आपके 545 मेंबर हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ है 545 है,
जिसमें से 543 आपके जो है इलेक्ट किए गए हैं। 530 जो है वो अलग अलग 530 में का इलेक्शन हुआ है, 543 का, जिसमें से 530 हर स्टेट की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए गए हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए गए हैं और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए गए हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर द हाउस हैज़ बीन फिक्स्ड अप 2060। और एक होता है फ्रीजिंग सिस्टम। तो ये जो संख्या है, ये संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई है। मतलब इन संख्याओं को, जैसे 552 है टोटल, तो 552 में अभी 543 इलेक्ट हैं, तो अब इतना जान लीजिए कि 2026 तक ये 552 ही रहेगी और ये 552 से बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो इसी को हम फ्रीजिंग सिस्टम कहते हैं और इसको फिक्स सिस्टम कहते हैं, जो 2026 तक आपका फिक्स कर दिया गया है। इनका टर्म्स की अगर बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं, तो 5 साल का होता है। 5 ईयर कैन बी डिजॉल्व अर्लियर। टर्म कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन आर्टिकल 352 कैन फोर्स। मैंने आपका इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताया था, जब देश में आपातकाल लग जाता है तो ऐसे समय में इनके जो टर्म्स को है, इनके जो टर्म है, इनके जो कार्यकाल हैं, उनको बढ़ाया भी जा सकता है। कैन रिज़ाइन टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर के सामने। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो सैलरी होती है वो आपकी 1 लाख रुपए होती है पर मंथ। तो इस तरह से ये लोकसभा का पूरा डाटा है। लोकसभा में आपके जितने भी जो बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लोकसभा के लोग, जिसमें से आपने बताया कि 530 इस बार जो लोकसभा की सीटें हैं, जो 530 इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? अब हर स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश में किसी एक ज़िले की बात करें, तो एक ज़िले में आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो वो जो ज़िला होता है जहाँ से वो नॉमिनेट होता है, वही उसकी क्या होती है? इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहाँ से वो चुनाव लड़ता है। और स्टेट की बात करें, जो कि अभी हम, तो इस तरह से हम आपका इंट्रोड्यूस करते हैं। अब लोकसभा में आपके जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने बताया कि यहाँ पे जो है हर ज़िले में क्या होती है? एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अब स्टेट इलेक्शन के लिए आपकी कम सीटें होती हैं, तो स्टेट इलेक्शन के लिए आपकी जो है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन पे, और ये जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन पे डिसाइड की जाती है। अब स्टेट इलेक्शन के लिए आपकी जो है नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा है। तो इस तरह से लोकसभा का इलेक्शन होता है और अपने अपने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन के लिए ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज 25 ईयर मोर, इनकी एज जो होनी चाहिए वो 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। शुड होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, अगर है तो उनको वहाँ से त्याग देना होगा, उसके बाद ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड एंड अनडिस्चार्ज इन्वॉलेंट, ये कोई भी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, या कोई भी सनकी टाइप नहीं होना चाहिए, जो मतलब इलेक्शन लड़ने के बाद वो कोई भी कदम उठा ले कोई भी, तो इस तरह से वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे, इनको ये डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं? फेल फ्रॉम द लार्ज इलेक्शन एक्सपेंस, उसके बाद इट केस ऑफ द डिफेक्शन अबाउट मोर देन 60 डेज, ओवल्स वाइफ एंड द पार्टी। तो अब ये पार्टी से अब्सेंट किए जा सकते हैं अगर ये आपके जो है जो असेंबली है, जो असेंबली इंट्रोड्यूस होती है उसमें अगर 60 डे तक अब्सेंट रहते हैं, और उसके बाद या पार्टी चेंज कर लें, कोई पार्टी अपनी बदल लेते हैं, सांसद रहते हुए अगर पार्टी बदल लेते हैं, तो अगर पार्टी चाहे तो इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो उस तरह से इनकी जो एज है, आपने देखा कि क्वालिफ़िकेशन इनकी इतनी होनी चाहिए, उसके बाद एज में 25 ईयर होना चाहिए। शुड होल्ड नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी द अनसाउंड माइंड एंड अनडिस्चार्ज, आपका इंसॉल्वेंट। तो इस तरह से क्या होता है, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, अब इनमें कहीं भी जो है शिक्षा का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिया की जो
इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इनका जो इंडिया का सिस्टम है उसमें कभी भी ऐसा नहीं बनाया गया था कि उसमें जो है शिक्षित होना वो इंसान को ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन का जिक्र नहीं किया गया है। स्पीकर ऑफ द हाउस, अब उसमें एक स्पीकर भी होता है, आपने देखा होगा कि वो बैठ के सबकी बात सुनता है। तो वो स्पीकर ऑफ द हाउस क्या होता है? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ अमॉन्ग देमसेल्फ। अब जितने भी लोग उसमें चुन के जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें चुन के जाते हैं, उसमें से उन्हीं में से वो स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो चुना जाता है। रिमेन इन द ऑफिस टिल द लाइफ ऑफ लोकसभा, तो वो जो उनकी जो ऑफिस है, जो उनका कार्यकाल है, वो जब तक लोकसभा है तब तक वो चालू रहता है। अब ये कब तक चालू रहेगा? जब तक नई लोकसभा का इंट्रोडक्शन नहीं हो जाता। जैसे अगर 4 साल के बाद आपकी लोकसभा भंग हो गई, ख़त्म हो गई, 5 साल पे फिर इलेक्शन हो रहा है, तो टिल इलेक्शन तक वो उसमें रहेगा, लोकसभा स्पीकर का काम करेगा। और जैसे ही नया इलेक्शन लोग शपथ ग्रहण कर लेते हैं, फिर नया आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, और ये लोकसभा का प्रीसीडिंग ऑफिसर होता है। मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डिकोरम ऑफ द हाउस, तो इस तरह से लोकसभा स्पीकर जो होता है वो जो मेंटेनेंस है, जो डिसिप्लिन है लोकसभा में, कि कोई किसी को गाली ना दे पाए, कोई अभद्रता ना करे, या कोई ऐसी कोई नोक झोंक ना हो जो आगे जाके पॉलिटिकल इशू बन जाए। तो इन सब सारी चीज़ों को लोकसभा स्पीकर जो है वो देखता है, देख रेख करता है, और जो संसद की जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने का काम लोकसभा स्पीकर करता है। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी चेयरमैन होते हैं उनको लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है। डिसाइड वेदर बिल इज़ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, और ये डिसाइड करता है, ये कंसीडर करता है कि कौन सा बिल आपका ऑर्डिनरी बिल है और कौन सा बिल आपका मनी बिल है। तो आपने कहीं भी देखा होगा कि जब संसद का सदन चलता है तो उसमें हर किसी को जो बोलने का अधिकार जो मिलता है, अपना एक टाइम होता है, वो उसमें संसद की प्रतिष्ठा और उसी मर्यादा के अनुसार उसको हर किसी को बोलने का उसमें राइट दिया जाता है। जब कोई भी बिल का जो है प्रोसीडिंग होती है तो इसमें सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी अगर कोई कुछ नोक झोंक या कुछ ऐसा बोले जिससे किसी की महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुँचे, तो वहाँ पे लोकसभा स्पीकर जो है उनको शांत कराने की कोशिश करता है। और जो भी नियम होते हैं, जो भी विधेयक लाना है, जो भी बिल लाना है, वो सबसे पहले लोकसभा के मेंबर के द्वारा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा स्पीकर के सामने, और स्पीकर उसको सुनता है और उस पर जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी वहाँ पे होते हैं, उनका जो है मत लेता है, सहमति लेता है। उसी तरह आपका अगला है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा को आपका काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और इसको अपर हाउस भी कहते हैं, जिस तरह से आप लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर होते हैं, जो स्टेट में होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये दोनों मेंबर से क्या होते हैं? इनडायरेक्टली ये चुने जाते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा। मैंने इसके पहले आपको बताया भी था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है वो 250 है, और 250 में से 338 ही इलेक्ट हुए हैं अभी, और 338 इलेक्ट होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो उसकी है वो 245 है, 250 में से 5 कम है, और 233 इलेक्ट होते हैं, जिस तरह से आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और 12 जो है वो नॉमिनेट होते हैं। इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। मेंबर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, और जैसे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसी तरह राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। एंड 1/6 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, और हर सेकेंड ईयर में 1/6 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। नो रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अब इसमें जो है आप ये सोचने की बात, अगर मैंने कहा कि 1/6 मेंबर हमेशा जो है हर साल रिटायर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनरली स्टेट से चुन के आते हैं, जो इलेक्ट होते हैं
वो स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट असेंबली से चुन के आते हैं। तो जब स्टेट की जो असेंबली है वो भंग होगी तो उसी के साथ साथ जो है उनका भी कार्यकाल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और एक मिनिमम और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया और एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि एक स्टेट से कितने लोग जो है वो राज्यसभा में चुन के जाएंगे। अदर मेंबर वो कोई गेम से या विज्ञान क्षेत्र से या आपका कला के क्षेत्र से या और कोई खेल वगैरह के क्षेत्र से जो है वो उसमें नॉमिनेटेड किए जाते हैं। लेकिन जितने चुन के आते हैं, जितने इलेक्टेड किए जाते हैं इनडायरेक्टली, उसमें कहा गया है इनडायरेक्टली, यानी वो हर स्टेट की जो असेंबली होती है वहाँ से वो चुन के आते हैं। और हर स्टेट में क्या होती है, एक मिनिमम जो है और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होती है कि इस स्टेट असेंबली से जो है आपके जो है इतने लोग चुन के जाएंगे। जैसे आपका संजय सिंह की बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तो दिल्ली से जो है वो 2 लोग चुने जाने थे और जिसमें से संजय सिंह एक हैं, वो चुन के वहाँ पे राज्यसभा में सांसद बन के गए हैं। तो इस तरह से राज्यसभा का जो है ये इतना टर्म होता है, प्रोसीजर होता है। अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन सेम ही है लोकसभा के अकॉर्डिंग। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज 30 ईयर इज़ मोर, 30 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। शुड होल्ड नो ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ये काम नहीं करना चाहिए, किसी भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड एंड अनडिस्चार्ज इंसॉलेंट, तो ये कोई भी ये भी जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कैन बी डिस्क्वालीफाई, इसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, फेल टू द लोड इलेक्शन एक्सपेंस। उसके बाद इन केस ऑफ डिफेक्शन, कोई भी डिफेक्ट आने पे या कोई भी इनका कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आने पे जो इनको नहीं करने चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन की का मान ना रखने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने के लिए इनको हटाया जा सकता है। अब्सेंट फॉर द मोर देन 60 ईयर, और या तो अगर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आपका राज्यसभा में जो है ये 60 दिन लगातार एब्सेंट होते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। ओवल्स वाइफ ऑफ द पार्टी, और या तो अगर ये पार्टी बदल लें तो ये प्रोविज़न है कि इनको जो है हटाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और ये इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और लोकसभा की मेंबर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम ही है। अब इनका काम क्या होता है, ये हमेशा क्या करते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस। अब जब लोकसभा में एक बार लोकसभा स्पीकर के सामने बिल इंट्रोड्यूस होगा तब ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जो है जहाँ पे लोकसभा स्पीकर बैठा है, राज्यसभा की जो सभा है वो उपराष्ट्रपति बुलाता है, और राज्यसभा का जो प्रोसीडिंग होता है, जो विधेयक लोकसभा से गया है वो जो उसको अगर प्रोसीडिंग करना है, उसको सामने समक्ष रखना है तो वो उपराष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। और उपराष्ट्रपति का काम एकदम, अगर संसद की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का काम एकदम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो आपका लोअर हाउस है उसी के सेम होता है। जैसे यहाँ पे लोकसभा स्पीकर वो बात को सुनता है और राज्यसभा में जो है वो उपराष्ट्रपति इनका जो प्रेडिशन है, जो आपका प्रोसीजर है इनको सुनने का और सारे सांसदों का जो है व्यू रखने का, वो जो काम करता है। और राज्यसभा की जो मर्यादा है वो बनी रहे, और जो डिसिप्लिन है वो सारी चीज़ें जो रेगुलेट करना होता है, कोई किसी को अपशब्द ना बोले, कोई किसी को लड़ाई झगड़े ना हो या कुछ ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो संसद में। इसके लिए जो है इनका रोल यही है कि जिस तरह से ये लोकसभा में काम करते हैं, लोकसभा स्पीकर काम करता है, उसी तरह राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, जो सत्र होता है, वो उपराष्ट्रपति के सामने होता है और उपराष्ट्रपति को भी यही काम करना होता है। तो इस तरह से जो उपराष्ट्रपति और जो लोकसभा स्पीकर का काम है वो मेंबर ऑफ इनमें जो संसद के जो दोनों सदन इनके लिए सेम है। अब पावर देख सकते हैं, पावर ऑफ लोकसभा क्या होती है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, फाइनल पावर टू डिसाइड। जो मनी बिल होता है वो पावर होती है मनी बिल की, तो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस जो लोकसभा करती है। तो फाइनल पावर जो होती है, फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर द बिल इज़ मनी बिल आर ऑर्डिनरी बिल, या अब ये क्या होता है कि ये फाइनल जो डिसीजन होता है वो लोकसभा का राज्यसभा के लोग लेते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा ने वो मनी बिल है या आपका वेस्टेड है इन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग
ऑफ द बोथ हाउसेस, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो जॉइंट सेशन भी बुला सकता है आपका लोकसभा और राज्यसभा का। राज्यसभा कैन बी ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट। अगर उसकी कोई ग्रांट नहीं है कि राज्यसभा सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ डिस्कस कर सकता है किसी बिल पे। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट to demand of the grant. Resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha. अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा में भेजा जाए, वो लोकसभा में ही जो है पारित हो जाता है। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल मिनिस्टर्स बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो राज्यसभा कभी भी जो है वो रिमूव नहीं होती है काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा, अगर वो कहे क्योंकि राज्यसभा में जो है वो रियल पावर तो होती नहीं है। तो इस तरह से राज्यसभा जो है वो जैसे लोकसभा जो है लो कॉन्फिडेंस मोशन देने पे लोकसभा जो है भंग कर दी जाती है, उसी तरह राज्यसभा में डिफरेंट है। राज्यसभा जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है ये इतना कहने के लिए है कि मतलब जो भी बिल होता है वो राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा में बिल जाने के बाद क्या होगा, वो या तो लोकसभा स्पीकर हो वहाँ पे या तो उपराष्ट्रपति हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे 2/3 जो है मतदान होता है। 2/3 डिस्कशन का एक आपका सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है कि 2/3 लोग इससे सहमत है। उसके बाद वही जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको देखता है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसको 6 महीने तक रोक सकता है, उस पर चिंता जता सकता है, यानी कि जो भी विधेयक जो है बनता है वो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से वो पारित होता है। और अगर वो 2/3 लोगों का जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो वो जो है कानून नहीं बन सकता, और कानून बनने के लिए वो जो प्रपोज़ल है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट लेके। जय हिंद।